हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो क्लास 12th का साइंस और कॉमर्स वाले का इकोनॉमिक्स का आज का एग्जाम हो गया है। मैंने ऑब्जेक्टिव वाला का आंसर की बना भी दिया है और आप लोगों को देख करके समझ में आ रहा भी होगा कि एक्सट्रीमली हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछा गया है। बट आर्ट्स वाले अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोग को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, आपका क्वेश्चन अब इजी आने वाला है। ठीक है, और सिर्फ बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि सब्जेक्टिव भी हार्ड लेवल का पूछा गया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट देख लीजिए क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक ना, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग देख भी लीजिएगा किस पैटर्न से क्या क्या पूछा गया है सारा कुछ। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट बी है जो कि सब्जेक्टिव वाला है और उसमें सेक्शन ए है जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इनमें से 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना था और यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी से पूछा था। पीपीसी वाला मैंने आप लोग सुबह कराया था और ये वाला आया था, तो इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा ये मतलब इजी है। ठीक, सो इट विथ अ डायग्राम, लेकिन यहाँ पर एक और जोड़ दिया है इसको रेखा चित्र से दर्शाने के लिए। ठीक है, तो रेखा चित्र में खैर मैंने आप लोग को बताया था। ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछा था, इसलिए इसकी वजह से ये हार्ड लग रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 31 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद 32 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था जो कि 2 नंबर वाला ही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिवन गुड्स, शो द डिमांड कर्व फॉर दिस कमोडिटी डायग्राम मैट्रिकली। ठीक, गिफिन वस्तु से आप क्या समझते हैं ये पूछ दिया, जो कि आप लोग लिख पाए होंगे। गिफिन वस्तु मतलब घटिया वस्तु होता है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा, लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक, गिफिन वस्तु तो फिर भी आप लोग लिख पाएंगे, लेकिन इसका यहाँ पर क्या पूछ दिया, मांग वक्रों को रेखा चित्र से दर्शाइए के लिए बोल दिया था, जो कि यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक, इसके बाद चलिए इसके बाद देखिएगा 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्या पूछ दिया, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाना था। ठीक, फिर 34 नंबर वाला क्या पूछा था कि इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 8% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज बाय 10%, देन कैलकुलेट द सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कमोडिटी, राइट अ कमेंट ऑन योर आंसर। यहाँ तक तो इसने बोला ही कि वस्तु की पूर्ति लोच की गणना कीजिए, साथ में ये भी बोल रहा है कि आपने उत्तर पर एक टिप्पणी लिखिए। ये एक्स्ट्रा इसने पूछ दिया था। इसके बाद देखिएगा 35 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसने कि किन्हीं 4 प्रश्नों को लिखिए जिसका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बोल सकते हैं ठीक ठीक क्वेश्चन है। ठीक, हार्ड नहीं है, मतलब ठीक ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समष्टि के बारे में जानते होंगे तो इससे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा था, मुद्रा लेखे की इकाई का कार्य करती है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज जाते थे कि लेखे की इकाई का क्या मतलब है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं और इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट आंसर यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। बोल रहा है मनी एक्ट एज अ यूनिट ऑफ काउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन आज तक झारखंड बोर्ड में कभी पूछा ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, 37 नंबर बोला वित्तीय बाजार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद 38 नंबर वाला में क्या पूछा था कि तैरती विनिमय दर को परिभाषित किए, यानी कि डिफाइन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी में जो कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। इसमें भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना था। एक मांग वक्र की रेखा ऋणात्मक ढाल की क्यों होती है बताना। ठीक, ये मतलब सिंपल क्वेश्चन था, बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 40 नंबर बोला औसत लागत से आप क्या समझते हैं, या सीमांत लागत से किस प्रकार संबंधित है, रेखा चित्र से समझाए। औसत लागत क्या होता है ये बताना था। ठीक, सबसे पहले। इसके बाद यह सीमांत लागत से कैसे संबंधित है और फिर इसका यहाँ पर डायग्राम भी बनाना था। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन करके दे रखा था 3 नंबर वाले में ही। फिर देखिएगा यहाँ पर ये 41 नंबर वाला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स वाला ही है, इसमें 3 नंबर में 3 यहाँ पर आपको पूछ दिया है। 3 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछ दिया है। निम्नलिखित स्थितियों का बाजार संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। वो भी किससे, रेखा चित्र से। आप रेखा चित्र बनाएंगे तो उसमें लिखना तो पड़ेगा ना। तो पहला पूछा था कि मांग में कमी के लिए, फिर पूर्ति में वृद्धि के लिए और मांग और पूर्ति में एक समान दर से कमी के लिए, ये तीनों के लिए पूछ दिया था। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि 3 नंबर वाले में कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है और थोड़ा सा हार्ड भी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 42 नंबर वाला क्या पूछा था कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय को सकल घरेलू उत्पाद से कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं ये तो फिर भी लिख पाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखना मुश्किल था। ठीक है, इसके बाद 43 नंबर वाला पूछा था कि भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप की व्याख्या कीजिए। फिर 44 नंबर वाला क्या पूछा था कि सरकारी बजट के किन्हीं 3 उद्देश्यों की लिखिए। तो ये तो फिर भी बोल सकते हैं मतलब मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, मतलब कि बोल सकते हैं कि मिड में था। ठीक ना, ना ज़्यादा टफ बोल सकते हैं ना ज़्यादा इजी बोल सकते हैं।
ठीक, इस प्रकार से 44 नंबर वाला पूछा था। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद न्यूमेरिकल वाला फिर से पूछा था 45 नंबर में। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन यहाँ पर दे रखा है C = 25 + 0.6y, तो गुणक के मान की गणना कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर गुणक का मान के आपको निकालना था। इसके बाद 46 नंबर वाला पूछा था कि मित व्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए, जो कि एकदम अलग ही मतलब क्वेश्चन था। ठीक, ऐसा क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है। इसके बाद देखिए सेक्शन सी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक्शन सी वाला। ठीक है, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन थे। सबसे पहला इसमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना था, 6 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा था कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। डायरेक्ट बोल दिया, तो उसके लिए आपको मांग की कीमत लोच को यहाँ पर क्या करना का परिभाषित करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर इसके कारकों को व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर वाला क्या बोला था, ये भी न्यूमेरिकल वाला था। ठीक है, एक फर्म का उत्पादन फलन ये दे रखा है Q = L के पावर अल्फा और K के पावर बीटा है। स्पष्ट कीजिए कि इस उत्पादन फलन में पैमाने का प्रतिफल अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इसको प्रूव करना था। ठीक है, और 49 नंबर वाला क्या पूछा था कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद 50 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिएगा 50 नंबर वाला साधन लागत पर जीडीपी यानी कि जीडीपी एट फैक्टर वाइज पूछा है, फैक्टर कॉस्ट पूछा है। जनरली जो होता है ये मार्केट प्राइस पर पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट से पूछ दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 51 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 51 नंबर वाला कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रत्याशित उपभोग और यथार्थ उपभोग में। ठीक, और प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में, दोनों 2.5 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड थे, आप लोग देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, साइंस वाले हो या फिर आर्ट्स वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ पर पूछा गया था हार्ड लेवल का। इसके बाद देखिए, और ये ऐसे हुआ जैसे आर्ट्स वाला का जो है ना क्या बोलते हैं इंग्लिश स्कोर का वहाँ पर क्या पूछा था, हार्ड पूछा था, और साइंस वाला का इंग्लिश इजी पूछा था। तो उसी प्रकार से हो गया कि अब यहाँ पर जो आर्ट्स मतलब कि साइंस और कॉमर्स वाले हैं, जो साइंस और कॉमर्स वाले, तो इनका यहाँ पर क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हार्ड हो गया। तो जो आर्ट्स वाले होंगे उनका इकोनॉमिक्स इजी आएगा, ये तय है। झारखंड बोर्ड का यही नियम चलता आ रहा है। फिर 52 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, और राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि। यहाँ पर व्यय विधि पूछा, जबकि व्यय विधि आज तक कभी पूछा ही नहीं है, तो व्यय विधि यहाँ पर आपको वर्णन करने के लिए बोला। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्ट्स वाले जो भी होंगे देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांस है। ठीक है ना, क्योंकि ये अलग ही मतलब हट के क्वेश्चन है। ठीक, और जो भी मतलब क्या बोलते हैं साइंस और कॉमर्स वाले, तो ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट का एग्जाम ऐसा ही गया है, सारे स्टूडेंट का एग्जाम ऐसा ही गया है। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।